Hello friend, this is Kishan Singh Rajput. अभी तक हमने वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में इन्वेंट्री की डेफिनेशन पढ़ी और वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स और WIP के बारे में पढ़ा कि कॉस्ट और NRV विच एवरेज लोअर पे वैल्यूड करते हैं। NRV के बारे में अपन ने पढ़ा और अभी हम कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट है, उसको भी कंसीडर कर लेते हैं साथ ही साथ में, फिर फर्दर अपन कॉस्ट के बारे में समझेंगे। वैल्यूएशन ऑफ डिफेक्टिव फिनिश गुड। एक शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लेते हैं अपन, ठीक है, वो एक बैच में 100 शर्ट्स बनाती है। ठीक है, एक शर्ट बनाने की कॉस्ट आती है 500 रुपी और वही शर्ट्स मार्केट में 1000 में बिकते हैं। ठीक है, हार्डली उसमें से 2 से 3 शर्ट्स डिफेक्टिव निकल जाते हैं। किसी में स्टिचिंग सही से नहीं हो रखी है, किसी शर्ट्स में कुछ होल मिल जाते हैं वगैरह वगैरह, कोई भी मतलब केस हो सकता है डिफेक्टिव होने का। उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है 500 रुपी और मुश्किल से वो भी शर्ट्स 200 या 300 के समथिंग मार्केट में बिक जाते हैं, क्योंकि के लिमिटेड एक बड़ी मस्त कंपनी है, बड़े ब्रांडेड शर्ट्स बनाती है, तो 200-300 डिफेक्टिव गुड्स के भी रियलाइज्ड हो जाते हैं। तो इस वाले केस में डिफेक्टिव फिनिश गुड्स में इन्वेंट्री को किस पे वैल्यू करेंगे? These are valued, defective finished goods are valued at a cost or NRV whichever is lower. Generally, due to defective goods, NRV is lower. Hence, the defective goods are valued at NRV only. Obviously, सीधी सी बात है, डिफेक्टिव गुड्स की कॉस्ट बनने की 500 रुपये हैं और वो मार्केट में 200 या 300 रुपये में बिक रहा है, तो उसकी कॉस्ट और NRV whichever is lower मीन्स 200 या 300 में कॉस्ट से कम में ही तो बिकेगा डिफेक्टिव, उससे तो ज़्यादा बिकेगा नहीं, उससे कम में ही बिक रहा है, तो उसे NRV पे ही अपन वैल्यूड करते हैं। ठीक है, अभी हम समझते हैं हाउ टू कैलकुलेट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ अ फिनिश गुड्स और WIP फॉर द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, इसमें भी एक सेम एग्जांपल लेता है, के लिमिटेड है, एक शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, सेम कॉस्ट निकालने का तरीका कॉस्ट शीट के जैसा ही है। सबसे पहला आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम, कि रॉ मटेरियल क्या रेट पे लगा, क्या क्या है, तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स और कॉस्ट पर यूनिट। जैसे कि एक शर्ट्स बनाना है अपन को, नंबर ऑफ यूनिट एक शर्ट्स मीन्स उसके लिए रॉ मटेरियल मीन्स क्लोथ 1 मीटर लगेगा एक शर्ट बनाने के लिए, उसकी कॉस्ट 5 रुपए है, तो उसकी कॉस्ट 5 रुपीज आ गई। अभी अपन को समझना है कि नंबर ऑफ यूनिट आप कैसे लेंगे।
बेस्ड ऑन कॉस्ट फॉर्मूला फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या वेटेड एवरेज। फर्स्ट दिसंबर को आपको 10 यूनिट्स क्लोथ रिसीव्ड हुआ, 5th दिसंबर को आपको 5 यूनिट क्लोथ रिसीव्ड हुआ, 10th दिसंबर को आपको 9 यूनिट रिसीव्ड हुआ। तो इसमें से आप या इनका वेटेड एवरेज लेके आप नंबर ऑफ यूनिट निकाल रहे हो, या सबसे पहले मतलब अपन के पास आया 10 यूनिट 1 तारीख को, तो इसमें से सबसे पहले यूनिट लेंगे, फिर ये 10 खत्म हो जाएगा, फिर 5 में से अपन यूनिट लेंगे, ये खत्म होने के बाद में 9 में से लेंगे, या फिर इनका वेटेड एवरेज है जो आप मतलब कॉस्ट फॉर्मूला यूज करते हो उसके बेसिस पे आपको नंबर ऑफ यूनिट लेनी है। ठीक है, अब आती है कॉस्ट पर यूनिट कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या है। मीन्स क्लोथ की आपने 5 रुपये लिए हैं तो 5 रुपये कैसे वैल्यूड किया कि हमारा रॉ मटेरियल क्लोथ मीन्स 5 रुपये का लगा है। तो लैंडिंग कॉस्ट अपॉन परचेज क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस, इससे आपकी कॉस्ट पर यूनिट निकल जाती है। मीन्स आपने मार्केट में से 10 मीटर माल खरीदा था, उसमें से आपको पता है 2 मीटर खराब हो जाएगा, 8 मीटर बचेगा। ठीक है, सबसे पहले वो क्लोथ की खरीदने की कॉस्ट आपने लिख दी, जैसे कि 2 रुपये उसके खरीदने की कॉस्ट है, और उसे लाने मतलब उसका लाकर मतलब अनलोड करने का खर्चा 1 रुपये आ जाएगा, फ्रेट मतलब उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 1 रुपये आ जाएगा, और उसके ऊपर टैक्स लगेगा, उसकी मेरे को क्रेडिट अवेल्ड हो जाती है तो कॉस्ट में कंसिडर नहीं करेंगे। अगर उसकी कॉस्ट मतलब क्या कहते हैं टैक्स की अपन को मतलब क्रेडिट अवेल्ड नहीं होती उसको ऐड कर देते हैं, जैसे कि मतलब 1 2 3 4 और 5 रुपये, तो 5 रुपये इसकी लैंडिंग कॉस्ट आ जाती है। लैंडिंग कॉस्ट परचेज क्वांटिटी 10 माइनस 2, 8 5 डिवाइड बाई 8 करता है तब अपन की कॉस्ट पर यूनिट निकल जाती है। ठीक है, मैंने ये 5 रुपये तो ऐसे ही ले लिया था, इसको 5 को हटाते हैं, आपकी लैंडिंग कॉस्ट 5 रुपये निकाल ली, और 5 डिवाइड बाई 8 करते हैं तो 0.625 मीन्स आपकी 0.625 आपकी कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, एक चीज इसमें आपको ध्यान रखनी है, एब्नॉर्मल लॉसेस इज कैलकुलेटेड एज, जैसे कि ये तो आपने क्या सोचा कि मैं मतलब 10 मीटर माल क्लोथ लाता हूँ, उसमें से 2 का मेरे को पता है, किसी में मतलब क्या कहते हैं मतलब किसी की बॉर्डर मतलब क्या कहते हैं उसका पन्ना मतलब कम होगा किसी जगह से, या किसी में छेद हो सकता है, या फिर किसी में धब्बे हो सकते हैं, स्पॉट्स मीन्स डाइंग किए हुए वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है। मीन्स 2 मीटर माल मेरा उसमें से खराब निकलता ही है, ये मेरे को पता है। और किसी केस में 1 मीटर एक्स्ट्रा खराब निकल गया और आपको 7 मीटर ही मिला, आपको पता है 10 में से 2 मीटर खराब निकलता ही है, और किसी केस में आपको 3 मीटर खराब निकला और 7 मीटर ही मिला, तो ये तो एबनॉर्मल लॉस हुआ। बहुत रेयर चांस में मतलब 1 आधा मीटर और ऊपर खराब वगैरह निकलता है, तो ये तो आपका एबनॉर्मल लॉस हुआ ना। तो एबनॉर्मल लॉस आपके कॉस्ट से मतलब कॉस्ट वाले कैलकुलेशन में नहीं कंसीडर करेंगे, उसे सीधा पीएनएल में राइट ऑफ मारेंगे अपन। एबनॉर्मल लॉसेस इज कैलकुलेटेड एज यूनिट लॉस्ट एबनॉर्मली, 1 मीटर खराब हुआ, कॉस्ट पर यूनिट आपका 0.625 आता है, कॉस्ट पर यूनिट 0.625 को आप उसे पीएनएल में राइट ऑफ मारेंगे। दिस लॉस इज ट्रीटेड एज in P&L not included in cost of a production। ठीक है, सेकंड के आती है लेबर कॉस्ट की, कि मीन्स शर्ट बनाने के लिए एक एम्प्लॉय को 2 घंटे लगते हैं और 1 घंटे की कॉस्ट 5 रुपये है, 2 घंटे लगेंगे और 1 घंटे की 5 रुपये, 10 रुपये आ जाती है लेबर कॉस्ट एक शर्ट बनाने की। ठीक है,
अब प्रोडक्शन ओवरहेड के बारे में बात आती है। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड मीन्स एज वेरी होते हैं, फिक्स खर्चे नहीं है। अगर यूनिट कम हुई तो कम खर्चा लगेगा, ज़्यादा हुई तो ज़्यादा खर्चा लगेगा। तब नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट मीन्स एक यूनिट बनानी है और एक यूनिट बनाने का 0.5 खर्चा आता है, तो आपकी 0.5 कॉस्ट हो जाती है। और फिक्स्ड ओवरहेड जैसे कि रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, और कोई भी मिसलिनियस चीज़ें हो जाती है जो खर्चा लगेगा ही, भले ही वो यूनिट बने या ना बने, इतनी बने या कम बने या ज़्यादा बने वगैरह, वो फिक्स खर्चा है। तो नंबर ऑफ यूनिट इनटू फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड रिकवरी रेट पर यूनिट, ठीक है। अब फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड रिकवरी रेट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन? फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड मीन्स आपका रेंट है 1,00,000 रुपए, ठीक है। नॉर्मल क्वांटिटी आपकी बनती है, आपको पता है मेरी नॉर्मल 10 मीटर में से 8 निकलेगी, ठीक है। तो नॉर्मल 8 निकलेगी, बट एक्चुअल में 7 ही निकली या आपकी 9 निकल गई, तो विच एवरेज लोअर हायर है उसे डिवाइड करेंगे अपन। तब आपकी क्या फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड रिकवरी रेट पर यूनिट निकल जाती है। जैसे कि आपकी 1,00,000 रेंट है, ठीक है, उसमें से नॉर्मल क्वांटिटी आपको पता है कि मेरी 8,000 यूनिट निकलती हैं और एक्चुअल में आपकी 10,000 निकल गई, मीन्स तो फिर आपकी वो मतलब कॉस्ट पर यूनिट आपकी कॉस्ट तो कम हुई ना, ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, तो 10,000 से डिवाइड करेंगे। अगर आपके नॉर्मली 8,000 निकलती हैं और किसी केस के कारण 6,000 ही निकली, तो 8,000 से ही वो कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे कि एक यूनिट की कॉस्ट इतनी है। अपन नहीं कहते हैं, मतलब जैसे कि एक पर्सन ने एक वेयर हाउस रेंट पर ले रखा है, उसको पूरा का पूरा रेंट अकेले ही देना पड़ रहा है। अगर 2 जने मिलके करते हैं तो रेंट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है, समझे। अगर उसे कॉस्ट निकालनी है कि मेरा रेंट का किराया कितना बनता है, ठीक है। अगर वो अकेला पर्सन, उसे पता है कि अगर मेरा कोई पार्टनर मिल जाता है तो मेरा रेंट होगा जो मतलब आधा हो जाएगा। अगर 10,000 है इसका, तो मुझे 5,000 ही पे करना पड़ेगा, 5,000 वो पे कर देगा। अगर वो नहीं मिलता है तो मुझे अकेले को 10,000 पे करना है, तो वो अपनी कॉस्ट निकालता है। सेम के केस में, इसी वाले केसेस में आ जाता है, अगर नॉर्मल क्वांटिटी 8,000 निकलती है, मीन्स अगर वो अकेला पे करता है तो उसे 10,000 पे करना है, तो 8,000 हो गई। बट इन केस अगर उसे कोई पार्टनर मिल गया तो उसे 5,000 ही पे करना है, और उसे उसकी मतलब एक्चुअल क्वांटिटी उससे ज़्यादा बन गई तो 10,000 हो गई, तो उसका कॉस्ट पर यूनिट फिक्स ओवरहेड कम हो गया। उसे अपन नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपके क्या कहते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट निकल जाता है, ठीक है। उसमें से कुछ सेल्स प्रोसीड बाय प्रोडक्ट, मीन्स जो शर्ट बनाया ना अपन ने, उसमें से कुछ मतलब यू क्लोथ छोटे मोटे पीसेस बच जाते हैं, जो कोई भी मतलब क्या कहते हैं, कोई हैंडीक्राफ्ट वाला या वगैरह शो एंड सो ले जाता है, उसे कुछ अपन क्या करते हैं, जो पीसेस बच जाते हैं उसे अच्छे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं अपन, ठीक है। उससे बॉर्डर स्टिचिंग करते वगैरह एक अच्छा फॉर्म में उस क्लोथ को शेप देते हैं,
तो वो वाला कोई भी हैंडीक्राफ्ट वाला या कोई भी मतलब पर्सन उसे मार्केट में रीसेल के लिए ले जाता है, तो उस वाले पीसेस का अपन को सेल प्रोसीड ऑफ अ बाय प्रोडक्ट। अगर अब वो तो अपन का प्रोसेसिंग मतलब काम नहीं था कि मतलब उस पीसेस को अच्छे से फॉर्म में कन्वर्ट करके मार्केट में बेचना, तो वो पीसेस बच जाते हैं और मार्केट में सेल आउट होते हैं, तो वो वाली पीसेस की वैल्यू उस कॉस्ट में से कम हो जाती है। आपका टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आता है, उसमें से इनपुट कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉसेस। सेम, आपने इतनी क्वांटिटी डाली थी और आपको इतना नॉर्मली लॉस होता है। आपने 10,000 यूनिट डाली थी और आपको पता है मेरा मतलब हार्डली 500 का तो लॉस हो गई, तो 9,500 से डिवाइड करते हैं, तब आपकी कॉस्ट पर यूनिट निकल जाता है। इसी वाले सेम केसेस में एबनॉर्मल लॉसेस इज राइट ऑफ इन P&L। अगर सर्टेन केसेस में आपको 9,000 ही मिला, ठीक है, इनपुट आपने 10,000 किया था और आपको नॉर्मल लॉसेस आपको पता है 500 होगा और एक्चुअल में आपको 9,000 ही मिला, तो 500 का आपको एबनॉर्मल लॉस हुआ, वो 500 का आपको P&L से राइट ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ पॉइंट्स को और आपको ध्यान रखना है। फॉलोइंग कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन। मतलब कोई खर्चा अपन इनकट करता है ना, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अपन को इंक्लूड नहीं करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेलिंग एक्सपेंसेस, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, फाइनेंस कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट और एबनॉर्मल लॉसेस। ये सारे खर्चे अपन सीधा P&L में राइट ऑफ करते हैं। फाइनेंस कॉस्ट मींस इंटरेस्ट ही मानते हैं अपन, इसे अपन तभी कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं अगर ये क्वालिफाइंग एसेट्स है। क्वालिफाइंग एसेट्स अपन पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में, मींस बोरिंग कॉस्ट अपन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, उस वाले में डेफिनेशन में ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। कॉस्ट निकालते टाइम में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ये सेलिंग एक्सपेंसेस का कोई भी खर्चा किया आपने, कोई भी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा किया, या कोई भी फाइनेंस कॉस्ट या बोरिंग कॉस्ट होगी, स्टोरेज कॉस्ट और एबनॉर्मल लॉसेस, ये सारे खर्चे सीधे P&L में राइट ऑफ मारने। अगर फाइनेंस कॉस्ट, अगर बोरिंग कॉस्ट, अगर क्वालिफाइंग एसेट्स की डेफिनेशन फुलफिल कर देती है तो उसे अपन कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज इसे सीधा P&L में राइट ऑफ मारेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ ली। अभी अपन बात करते हैं कंज्यूमेबल स्टोर्स के बारे में। ठीक है, कंज्यूमेबल स्टोर्स में क्या होता है, वैल्यूएशन ऑफ कंज्यूमेबल स्टोर्स, जैसे कि ऑयल हो गए, ग्रीस हो गए, वगैरह हो गए। कंज्यूमेबल स्टोर्स क्या होता है, जैसे एक शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके लिए स्विंग मशीन्स वगैरह हो गए, पैकिंग मशीन्स वगैरह हो गई, सारी की सारी प्रेस वाली मशीन्स वगैरह हो गई। तो इन वाली सब सारी चीज़ों के लिए भी तो कुछ ना कुछ ऐसे कुछ चीज़ें लगती हैं कि उनको मतलब उसमें कुछ मतलब डाउन टाइम नहीं आए मशीन्स के, सही तरीके से अपन ध्यान रखते हैं। तो उसमें अपन क्या करते हैं, सही तरीके से ऑयलिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, वगैरह वगैरह करते हैं, सो एंड सो। ये सारे एग्जाम्पल्स कंज्यूमेबल स्टोर्स के आते हैं। ठीक है, कोई कंपनी अपने मशीन्स के लिए कोई ग्रीस परचेज करती है, ऑयल परचेज करती है, मशीन ऑयल वगैरह, तो ये इन कोर्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस सेल करने के लिए तो नहीं करती, ये तो खुद के कंजम्पशन के लिए यूज करती है कि हमारे मशीन्स के लिए हमारी मशीन्स का डाउन टाइम नहीं आया, तो हम इसे प्रॉपर तरीके से ग्रीसिंग करेंगे, ऑयलिंग करेंगे, वगैरह करेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। इसलिए अपन क्या करते हैं, ऑयल और ग्रीसेस को परचेज करते हैं। तो वो वाला स्टॉक कौन से वैल्यू पर वैल्यूड करेंगे, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2।
सॉरी वो स्टॉक अपन कौन सी वैल्यू पे वैल्यूड करेंगे, तो अपन को ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बताता है कि इसे वैल्यूड एट ए कॉस्ट ओनली करेंगे, बिकॉज वी नॉट हैव अ इंटेंशन ऑफ सेलिंग ऑफ दोज कंज्यूमेबल स्टोर्स। बिकॉज इन्वेंट्री कॉस्ट और फिनिश गुड में तभी वैल्यूड होती है जब वो इन्वेंट्री की डेफिनेशन फिल करती है सेल इन नॉर्मल कोर्स ऑफ अ बिजनेस। बट हमारे तो यहाँ पे इंटेंशन ही नहीं है सेल करने का, तब इसे अपन सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट पे ही वैल्यूड करेंगे। ठीक है, अब बात आती है वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल। If finished good in which raw material is to be incorporated is expected to be sold at a price lower than cost, then raw material is valued at lower of a cost or a replacement cost. Replacement cost means current purchase price of a raw material. जैसे कि क्लोथ से शर्ट्स बने। If finished good in which raw material is to be incorporated, शर्ट्स बनाने के लिए तो क्लोथ तो जरूरी है, बिना क्लोथ तो शर्ट्स बनेंगे नहीं। If finished good in which raw material is incorporated is expected to be sold, ठीक है, incorporated is expected to be sold at a price lower than the cost, और वही फिनिश्ड गुड्स कॉस्ट कर से कम में सेल हो रहा है। कॉस्ट तो थी उसकी 500 और वो मार्केट में 400 में बिक रहा है। देन उस वाले केसेस में क्लोथ को कौन से वैल्यू पर वैल्यूड करेंगे, तो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बताता है रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट अ लोअर ऑफ अ कॉस्ट और अ रिप्लेसमेंट कॉस्ट whichever is lower. रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? रिप्लेसमेंट कॉस्ट मीन्स करंट परचेज प्राइस ऑफ अ रॉ मटेरियल। ठीक है, ये केसेस में कि फिनिश गुड कॉस्ट कर से कम में मार्केट में सेल हो रहा है, तो उस वाले केसेस में अपन क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल को कौन सी वैल्यू पे वैल्यूड करेंगे। इन अनदर केसेस रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट कॉस्ट ओनली। इसे अपन एक एग्जांपल के हेल्प से पढ़ते हैं, बड़ा मस्त एग्जांपल है। When finished good sell at lower than it cost, तब रॉ मटेरियल को अपन कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर पर वैल्यूड करते हैं। अगर फिनिश गुड विल नॉट एबल टू रिकवर इट कॉस्ट, तो इस वाले केसेस में क्या होता है, लॉस होता है। अब इसकी कॉस्ट तो 500 है और मार्केट में 400 में बिक रहा है, तो कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर रहा है फिनिश गुड, तो उसके 100 रुपीज का लॉस ही हुआ। ये वाली चीज है, इफ फिनिश गुड विल नॉट एबल टू रिकवर इट्स कॉस्ट, तो इसे लॉस ही मानेंगे अपन। और उस वाले केसेस में क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को अपन कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर लोअर पे वैल्यूड कर देते हैं। एक मस्त एग्जांपल है राम स्वीट्स एंड कॉर्नर। वो मस्त बर्फी बनाता है मावे से। उसने मार्केट से 1000 किलो मावा खरीदा 50 रुपए के भाव से, 50,000 पेमेंट किया।
उसमें से उसने 700 किलो यूज करके बर्फी बनाई, ठीक है, और 300 मावा उसका बच गया। अभी हम क्या करते हैं कि बर्फी बनाने की कॉस्ट कितनी आती है ये पता करते हैं पर किलो। तो उसमें 1 किलो बर्फी बनाने के लिए 1 किलो मावा लगता है और उसमें 10 रुपये की लेबर लगेगी, 2 घंटे काम करेगा एक आदमी, 5 रुपये की कॉस्ट है, तो 10 रुपये ही हो गए। प्रोडक्शन ओवरहेड, इसमें से वेरिएबल और फिक्स्ड, फिक्स्ड के 2 रुपये हैं और वेरिएबल क्या कहते हैं 1 किलो बनाने के 10 रुपये खर्चे आते हैं, तो 12 रुपये वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड हो गया आपका। तो ओवरऑल कॉस्ट इसकी 72 रुपीज़ आती है और वही बर्फी मार्केट में 80 रुपये पर केजी बिकती है। तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे? ठीक है, आउट ऑफ 700 केजी 500 केजी तो मार्केट में बिक जाता है और उसकी रॉ मटेरियल की रिप्लेसमेंट कॉस्ट 45 रुपीज़ दे रखी है। ठीक है, अभी हमें पता करना है कि रॉ मटेरियल को कौन सी वैल्यू पे वैल्यूड करके बताना एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने क्या किया कि इसके कॉस्ट को कैलकुलेट कर दिया कि कॉस्ट इतनी आ रही है। when firm finished goods sell at a lower than its cost than raw material valued at a cost or replacement cost which average lower। तो हमें कैसे पता चलेगा कि फर्म फिनिश गुड्स को लोअर देन कॉस्ट पे वैल्यूड कर रही है, मीन्स सेल कर रही है? तो इस वाले केसेस में अपन क्या करते हैं, कॉस्ट कैलकुलेट कर देते हैं। तो कॉस्ट कैलकुलेट कर दी 72 रुपी और फर्म क्या कर रही है मार्केट में 80 रुपीज़ में सेल कर रही है, बट क्या कहते हैं 80 रुपये में सेल कर रही है। तो इस वाले केसेस में क्या फर्म को 8 रुपी पर केजी पर प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 फिनिश गुड और रॉ मटेरियल को कौन सी वाली वैल्यूड पे वैल्यूड करेंगे अपन? तो फिनिश गुड 700 का बनाया था उसने, उसमें से 500 का बेच दिया, 200 का बचा, तो फिनिश गुड 200 का बचा। रॉ मटेरियल उसका 300 का बचा, तो 300 का रॉ मटेरियल हो गया। ठीक है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवरेज लोअर, फिनिश गुड को वैल्यूड करते हैं, कॉस्ट 72 रुपी और उसकी एनआरवी 80 रुपी। कॉस्ट और एनआरवी विच एवरेज लोअर, कॉस्ट 72 रुपी, तो 200 इंटू 72 करेंगे 14,400 उसकी फिनिश गुड की वैल्यूड आ जाती है। अब बात आती है रॉ मटेरियल की, कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवरेज लोअर पे वैल्यूड करेंगे। ये उसी वाले केसेस में करेंगे जब फिनिश गुड कॉस्ट कर से कम में बिक रहा है, बट यहां तो कॉस्ट कर से ज्यादा में बिक रहा है, तो हमें इसे सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट पर ही वैल्यूड करके बताना है। Raw material cost, valuation of raw material. In another cases, raw material is valued at cost only. जब फिनिश गुड कॉस्ट कट से ज़्यादा में बिक रहा है, तब इसकी कॉस्ट कितनी थी मावे की 50 रुपी, 50 रुपी पे वैल्यूड करके बता दिया। एज पर ES2 वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ये रह जाएगी। सेकंड केस में अपन क्या करते हैं, कॉस्ट वो लेते हैं और एनआरवी 60 ले लेते हैं।
व्हेन फर्म सोल्ड गुड्स एट ए लोअर देन इट कॉस्ट 72 है और 60 में बेच रहे हैं, देन रॉ मटेरियल वैल्यूड एट ए कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर। तो इस वाले केसेस में अपन क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यूड करेंगे। रिप्लेसमेंट कॉस्ट वही अपन ने देख ली, समझी। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मींस करंट परचेज प्राइस ऑफ अ रॉ मटेरियल, कि आज हम उस वाले मटेरियल को मार्केट में से परचेज करके लाते तो कितना पे करना पड़ता। तो फिनिश गुड तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवरेज लोअर 60 पर वैल्यूड करके बता देंगे, 200 को मल्टीप्लाई करके, और रॉ मटेरियल को रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यूड करके बता देंगे। अगर क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट कॉस्ट नहीं गिवन है तो हम उसे कॉस्ट ही कंसीडर करेंगे, जो 50 रुपी है वही हमारी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, जो मतलब मार्केट में भी आज इसी वैल्यूड पे मिलेगा रॉ मटेरियल। तीसरा केस लेते हैं अपन, अगर क्या कहते हैं, फिनिश गुड की कॉस्ट 72 है और मार्केट में फिनिश गुड 72 में ही बिक रहा है, मावे से बर्फी बनाने का खर्चा पूरा 72 रुपीज़ का आ रहा है और बर्फी भी 72 रुपीज़ में बिक रही है। यहाँ पे क्या बात आ रही थी, मावे से बर्फी बनाने के खर्चा 72 रुपी है, बट बर्फी मार्केट में 60 में ही बिक रही है। यहाँ पे राम स्वीट्स एंड कॉर्नर को 12 रुपीज़ का लॉस हो रहा था। तब हमने क्या किया, फिनिश गुड को तो कॉस्ट पे वैल्यूड कर दिया और एनआरवी विच एवर लोअर में से, ठीक है, और रॉ मटेरियल को हमने यहां पे क्या किया, रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यूड कर दिया। तीसरे वाले केस में क्या बात आती है, फिनिश गुड को हमने कॉस्ट और एनआरवी विच एवरेज लोअर दोनों में से सेम है तो उस पर वैल्यूड कर दिया। रॉ मटेरियल को हमने कॉस्ट पे किया क्योंकि यहां पे फर्म को राम एंड स्वीट्स कॉर्नर को लॉस नहीं हो रहा है, लॉस इंकर्ड होता तो हम इसे रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यूड करते हैं। यहां पे राम एंड स्वीट्स कॉर्नर को कोई लॉसेस नहीं हो रहा है तो हम इसे कॉस्ट पे ही वैल्यूड करके बताएंगे। अगर नुकसान होता तो लोअर पे लेंगे, अदरवाइज कॉस्ट पे ही वैल्यूड करके बताएंगे। और हमें इसमें कुछ डिस्क्लोजर्स भी देने पड़ते हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन की पॉलिसीज क्या है उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर रिप्लेसमेंट कॉस्ट वैल्यूड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल लेते हैं तो उसके फैक्ट्स को डिस्क्लोज करना पड़ेगा और कॉस्ट फॉर्मूला को भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। थैंक यू।